वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस फिफ्थ क्लास। कैसे हैं आप सब? हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सर जगदीश चंद्र बसु। ये अपने टाइम के बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक गुजरे हैं। तो हम इनकी लाइफ के बारे में आज जानेंगे। तो अपना पाठ शुरू करते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर सर जगदीश चंद्र बसु ने एक प्रयोग द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जीवन है। वह भी हमारी तरह ही सुख दुख का अनुभव करते हैं। उन पर भी गर्मी, सर्दी और बारिश का प्रभाव पड़ता है। वे भी सोते, जागते, काम करते और आराम करते हैं। ठीक है, यानी 20वीं शताब्दी यानी कि 20वीं सदी, शताब्दी मतलब सदी, 20वीं सदी के अंदर यानी 1900 से स्टार्ट होकर 1999 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा है। और इनका जो ये बहुत बड़े महान वैज्ञानिक गुजरेंगे, इनका नाम तो मैंने आपको बताई दिया क्या है, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। और इनका ये प्रयोग था कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी जीवित हैं, हमारी तरह वो भी जिंदा हैं। ठीक है, वो भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। उनको भी सर्दी गर्मी लगती है, उनको भी बारिश का असर उनके ऊपर पड़ता है। वो भी सोते हैं और जागते हैं, काम करते हैं और आराम करते हैं। ठीक है। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल के ढाका जिले के विक्रमपुर कस्बे के निकट राड़ी खाल नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु था। जगदीश चंद्र बसु के जन्म के समय में फरीदपुर के डिप्टी कलेक्टर थे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 30 नवंबर 1858 को उनका जन्म हुआ। कहाँ पर? बंगाल में। ठीक है, बंगाल के ढाका जिले के विक्रमपुर कस्बे के निकट राड़ीखाल नामक ग्राम मतलब गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके जो पिता थे वो कौन थे? भगवान चंद्र बसु थे। और वो उनकी क्या पोस्ट थी? वो डिप्टी कलेक्टर थे। जगदीश चंद्र का बचपन फरीदपुर में ही बीता। वहां उनके पिता ने उन्हें 5 वर्ष की आयु में अंग्रेजी स्कूल में नहीं बल्कि ग्रामीण पाठशाला में भेजा। वहां के किसान और मछुआरों के बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा पढ़ते थे। उन भोले भाले लड़कों का बालक जगदीश चंद्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनसे इन्हें जंगलों में घूमने, हिंसक पशुओं के शिकार, नदियों में रहने वाले जानवरों के शिकार आदि की कहानियां सुनने को मिलती थी। इनसे उन्होंने सच्ची मनुष्यता का पाठ पढ़ा और प्रकृति के प्रेमी बने। ठीक है, तो ये इनके फादर इनको भेज सकते थे बड़े स्कूल में, अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल गांव के ही स्कूल में भेजा ताकि वो पहले नेचर से प्यार करना सीख सकें। तो वो वहाँ के लड़कों के साथ घूमते फिरते थे, पढ़ते भी थे। वहाँ की जो मातृभाषा थी, बंगाल की मातृभाषा क्या होगी? बांग्ला होगी। तो वो पढ़ते भी थे, सीखते भी थे और साथ साथ और भी बहुत से काम करते थे, जैसे जंगलों में घूमना, ठीक है, पशुओं का शिकार, जानवरों का शिकार करना, नदियों में रहने वाले जानवरों का शिकार करना, ये सब काम वो करते थे और कहानियां भी सुनते थे उन बच्चों से। इनके जीवन पर इनकी माता के स्वभाव का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इनकी माता भी सहृदय और सरल स्वभाव की महिला थी। वे बालक जगदीश के साथ पढ़ने वाले सभी बच्चों को अपने पुत्र की भांति ही अपने चौके में खिलाती पिलाती थी। चौके यानी क्या मतलब? किचन में। कट्टर हिंदू होते हुए भी वे इनके अछूत सहपाठियों के साथ भी प्रेमपूर्ण व्यवहार करती थी। बालक जगदीश चंद्र ने भी सभी प्राणियों व वनस्पतियों से प्रेम करना सीख लिया। तो यानी कि जो ये सर जगदीश चंद्र बसु हैं, इनका जो नेचर था, वो इनका बिहेवियर अपनी माँ की मतलब माँ की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित था। इनकी जो माता थी वो बहुत ज़्यादा सरल स्वभाव मतलब बहुत सिंपल सी लेडी थी और सबको ही बहुत प्यार करती थी। इनकी जितने भी क्लासमेट्स थे सबको प्यार करती थी और सबको साथ में अपने बेटे के साथ में खाना भी खिलाती थी, वो भी अपने ही किचन में। क्योंकि पहले ज़माने में तो छुआछूत बहुत होती थी कि अगर कोई नीची जात का है तो वो साथ में नहीं खा सकता, लेकिन इसको ये नहीं मानती थी, बल्कि सब बच्चे साथ ही खाना खाते थे। देहाती पाठशाला की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात बालक जगदीश कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल में भर्ती कराए गए। उस समय इनकी आयु केवल 9 वर्ष थी। उस स्कूल से उन्होंने केवल 16 वर्ष की आयु में इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर जगदीश चंद्र सेंट जेवियर कॉलेज में भर्ती हुए। वहां से उन्होंने बीए की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। ठीक है, अब देहाती पाठशाला के बाद जब उनकी वहाँ जो एजुकेशन थी वहाँ कंप्लीट हो गई, उसके बाद वो कहाँ चले गए? कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल में। सेंट जेवियर तो अभी भी स्कूल है, यानी आप देखिए कितना पुराना स्कूल है ये, है ना। इसकी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो सेंट जेवियर स्कूल में उन्होंने वहाँ पर एडमिशन ले लिया। वहाँ से उन्होंने 12th पास आउट की, वो भी फर्स्ट डिवीजन से। उसके बाद जब स्कूल शिक्षा कंप्लीट हो गई, यानी स्कूल कंप्लीट हो गया, उसके बाद कहाँ पर चले गए? कॉलेज में चले गए, सेंट जेवियर कॉलेज में। फिर वहाँ से इन्होंने क्या एजुकेशन ली? बीए। ठीक है, बीए किया इन्होंने सेकंड डिवीजन से, यानी बीए में इनकी सेकंड डिवीजन आई। अपने पिता की देखा देखी वे भी प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते थे, अतः बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने और सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे। परंतु इनके पिता की आर्थिक हालत उस समय ठीक नहीं थी। उन पर ऋण का बोझ था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था।
इसके अलावा सरकारी अफसर होते हुए भी वे जगदीश चंद्र को प्रशासनिक अधिकारी नहीं बनाना चाहते थे। वे उन्हें एक सफल वैज्ञानिक के रूप में देखना चाहते थे। देखिए, अब ज़्यादातर जो बेटे होते हैं वो सोचते हैं कि जैसे उनके पापा हैं वैसे ही वो बने, तो ऐसे ये भी चाहते थे कि ये अपने पापा की तरह एक प्रशासनिक अधिकारी बने। ठीक है, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब ही ले लें। और जो इनके पापा हैं जैसे क्या थे, वो डिप्टी कलेक्टर, तो ऐसे ये भी बनना चाहते थे। लेकिन इनके पापा नहीं चाहते थे कि ये डिप्टी कलेक्टर बने, बल्कि वो चाहते थे कि ये एक वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट बने। और ये सर जगदीश चंद्र बसु का ये सोचती उनकी कि वो बीए की परीक्षा जो है करने के बाद हायर स्टडीज के लिए कहाँ कहाँ चले जाए, इंग्लैंड चले जाएं। लेकिन क्योंकि इनके पापा उस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो बीमार भी थे और बहुत सारा कर्जा था उनके ऊपर, तो इसलिए फिलहाल उनको कुछ टाइम के लिए इस चीज़ को छोड़ना पड़ा। बालक जगदीश चंद्र ने शासक न बनने की पिता की बात मान ली, परंतु इंग्लैंड जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की उनकी इच्छा ज्यों की त्यों बनी रही। बालक जगदीश चंद्र की उच्च शिक्षा प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा को देखकर उनकी माँ ने कहा, तुम्हारे पिता के पास पैसे नहीं हैं, परंतु मेरे पास सोने के आभूषण हैं, कुछ नकद रुपए भी हैं, इनसे तुम्हारा खर्च निकल सकता है, तो तुम जरूर विलायत जाओ। अब जगदीश चंद्र ने अपने पिता की बात मान ली कि वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं बनेंगे, ठीक है, लेकिन इंग्लैंड वो जाना चाहते थे हायर स्टडीज के लिए, पढ़ने के लिए। अब लेकिन जो इनकी माँ थी उन्होंने उनको समझाया कि तुम्हें अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, तुम्हारा दिल इतना ज़्यादा वहाँ पर जाने का, वहाँ से पढ़ने का कर रहा है, तो तुम ऐसा करो, तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो, क्योंकि तुम्हारे पिता के पास पैसे नहीं है फिलहाल, और मेरे पास कुछ सोने के जेवर पड़े, उनको भेज दो, इससे तुम्हारा खर्च निकल जाएगा और तुम आराम से विलायत जाकर पढ़ लेना। अब तो इन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। इसी समय इनके पिता की आय भी बढ़ गई। इसी प्रकार घर का खर्च कम करके इंग्लैंड जाने और पढ़ने का खर्चा जुटा लिया गया। इससे माता के गहने बेचने की नौबत नहीं आई और ना उनके पास के नकद रुपए खर्च हुए। तो अब तो इनके पास जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे वो भी खत्म हो गए, इनकी माता ने इनकी फाइनेंशियल हेल्प करने की ठान ली थी। अब तो ये आराम से जा सकते थे वहां पर। लेकिन इत्तेफाक क्या हुआ कि उसी टाइम पर उन्हीं दिनों उनके पापा की जो सैलरी थी वो बढ़ गई। फिर उन्होंने कुछ घर के खर्चे पर थोड़ी कुछ कमी वमी करके किसी तरीके से इंग्लैंड जाने का इंतजाम कर लिया। और फिर इससे ये फायदा हुआ कि इनकी जो माता के गहने वगैरह बेचने की नौबत भी नहीं आई और आराम से वो चले गए। इस प्रकार से 1884 में लंदन विश्वविद्यालय से रसायन और वनस्पति विज्ञान में BSc की उपाधि प्राप्त कर 1885 में भारत लौट आए। इंग्लैंड में उन्होंने वहां के वैज्ञानिकों के साथ नए नए अनुसंधान किए। तो अब वो 1884 में लंदन विश्वविद्यालय गए, मतलब लंदन विश्वविद्यालय ने लंदन यूनिवर्सिटी से रसायन में और वनस्पति विज्ञान में, ठीक है, वनस्पति बोलते हैं पेड़ पौधों सब्जी वगैरह को, है ना, रसायन केमिकल, इसमें उन्होंने BSc की डिग्री प्राप्त की और 1885 में वापस इंडिया आ गए। और जब वो इंग्लैंड में रहे तो उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे नए नए अनुसंधान किए, मतलब बहुत सारी चीज़ों के अंदर कुछ परिवर्तन किए, कुछ नई चीज़ें निकाली, कुछ नई चीज़ें खोजी। इंग्लैंड में बसु ने अपनी प्रतिभा से अपने विदेशी प्रोफेसरों को मुग्ध कर रखा था और ऐसा प्रभाव जमा लिया था कि भारत लौटने पर भी उन्होंने इन्हें नहीं भुलाया। इंग्लैंड से विदा होते समय वहाँ के मिस्टर फॉसेट नामक एक प्रोफेसर ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन के नाम एक परिचय पत्र दिया। इसमें इनकी प्रतिभा की विशेष रूप से प्रशंसा करते हुए इन्हें शिक्षा विभाग में कोई उच्च पद देने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर ही क्या बता रहे हैं हमें कि इंग्लैंड से जब बसु वापस भी आ गए ना, तो भी वहाँ के जो उनके प्रोफेसर थे वो बहुत ज़्यादा उनसे इम्प्रेस थे, तो वो उनको भूल नहीं पाए। जब इंग्लैंड से उन्होंने विदा ली तो मिस्टर फॉसेट नामक एक प्रोफेसर थे उनके, उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने इंडिया में लेटर लिखा। उस वक्त हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो इंडिया में उन्होंने एक लेटर लिखा। यहाँ पर जो वायसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे, उनके नाम एक लेटर लिखा गया और ये कहा कि इनको किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में अच्छी सी पोस्ट दे दी जाए, मतलब इनकी एक तरीके से इनकी जॉब लगवा दी वहीं से बैठे बैठे। ठीक है, मिस्टर फॉसेट द्वारा दिए गए परिचय पत्र के आधार पर उसी वर्ष में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में भौतिक विज्ञान के अस्थायी प्रोफेसर नियुक्त हो गए। तो मिस्टर फॉसेट ने जब ये पत्र दिया तो जाहिर है कि इनकी जॉब इजीली वहां पर लग गई प्रेसिडेंसी कॉलेज में। कोलकाता में कॉलेज है प्रेसिडेंसी कॉलेज, और इसके अंदर किस पोस्ट पर लगे, ये भौतिक विज्ञान के अस्थायी प्रोफेसर, अस्थायी मतलब टेम्पररी प्रोफेसर के तौर पर वहां पर इनकी जॉब लग गई। इनके कॉलेज में प्रयोगशाला का उचित प्रबंध नहीं था, जो इन्हें बराबर खटकता था। लाचार होकर आर्थिक कठिनाइयों के बीच से गुजरने पर भी इन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुरूप एक प्रयोगशाला अपने घर में तैयार की और उसी में अनुसंधान करने लगे। अपनी 35वीं वर्षगांठ के दिन इन्होंने निश्चय किया कि वे अपना शेष जीवन नए ज्ञान की खोज में ही बिताएंगे।
आप जिस कॉलेज में ये पढ़ा रहे थे वहाँ पर जहाँ पर ये प्रोफेसर थे तो वहाँ पर कोई भी लैब नहीं थी। तो अब जाहिर है कि जब ये एक साइंटिस्ट हैं और इनको एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं तो ये इनको बड़ी प्रॉब्लम लगती थी। तो बड़ी मुश्किलों से इन्होंने अपने जेब खर्ची से बचा बचा करके एक छोटी मोटी प्रयोगशाला का इंतजाम कर लिया अपने घर पर ही, ताकि कुछ ना कुछ उसमें ये अनुसंधान करते रहें। जब ये 35 साल के हुए नहीं, जब इनका 35th बर्थडे आया तो तब इन्होंने ये सोच लिया, ठान लिया कि अब जो भी काम करेंगे ना वो नए विज्ञान की खोज के लिए करेंगे, मतलब पुरानी बातों को छोड़ करके ये नए विज्ञान की खोज करेंगे। इनके अनुसंधानों से प्रभावित होकर लंदन की रॉयल सोसाइटी ने भाषण देने के लिए इन्हें सन 1897 में इंग्लैंड बुलाया। इसके पश्चात वे सन 1901 में पुनः 2 बार इंग्लैंड गए। वहां इन्होंने भाषण देने के अतिरिक्त कई प्रयोगों का भी प्रदर्शन किया, जिससे इनकी काफी ख्याति बढ़ी। इसके बाद इनकी गणना केवल विश्व विख्यात वैज्ञानिकों में होने लगी। छुई मुई की पत्तियां हाथ लगाते ही मुरझा जाती हैं और कुछ समय बाद फिर फैलकर सीधी हो जाती हैं। कुछ फूल सवेरा होते ही खिल जाते हैं और शाम होते ही बंद हो जाते हैं, मानो वे सोना चाहते हों। सूर्यमुखी का फूल सूर्य की दिशा के साथ साथ अपनी दिशा बदलता है। ये सब ऐसी बातें थी जिनसे प्रेरित होकर डॉक्टर बसु ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया कि मनुष्य की भांति पेड़ पौधों में भी जीवन का स्पंदन है। इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने पीड़ा मापक यंत्र बनाया, जिससे पौधों के हृदय की धड़कन तथा दुख एवं कष्ट होने पर उनका रोना भी सुना जा सकना संभव हो गया। अब जब इनके इतने सारे अनुसंधान इतने सारे एक्सपेरिमेंट, इतने सारे नई नई चीजें उन्होंने साइंस की फील्ड में लेकर आई है, निकाली इन्होंने, तो वहाँ की जो लंदन की रॉयल सोसाइटी थी तो वो इम्प्रेस होकर उन लोगों ने यहाँ से इनको वहाँ बुलाया लंदन। ठीक है, कब? 1897 में, 1897 में इंग्लैंड बुलाया। उसके बाद 1901 में भी 2 बार वहाँ इंग्लैंड गए, यानी कि वहाँ पर इनका आना जाना लगा रहा। वहाँ उन्होंने कुछ भाषण दिए, भाषणों के साथ इन्होंने कुछ प्रदर्शन भी किया, साथ साथ मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करके दिखाया उनको, तो जिससे ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए वहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद जो है इनकी जो गणना है, इनको जो काउंट किया जाने लगा, वो वर्ल्ड के बेहतरीन साइंटिस्ट के अंदर इनको काउंट किया जाने लगा। तो क्या एक्सपेरिमेंट थे इनके? इन्होंने बताया कि छुई मुई की जो पत्तियां होती थी, आप उसको हाथ लगाते हैं तो वो मुरझा जाती है ना, थोड़ी देर बाद फिर वो खुल जाती हैं। फिर बताया कि कुछ फूल जो है वो सवेरा होते ही खिल जाते हैं, है ना, और शाम होते ही वो बंद हो जाते हैं, जैसे आप वो सोना चाहते हो। या फिर सूर्यमुखी के फूल का एग्जाम्पल लें कि ये वाला जो फूल है ये सूर्य की दिशा के साथ साथ अपनी दिशा को बदलता रहता है। इन सब बातों से इन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि सभी पेड़ पौधों में जान होती है। ठीक है, और वो भी हमारी तरह, उनके अंदर भी हमारी तरह धड़कनें होती है। जैसे हमारा दिल धड़कता है, जब तक हम जिंदा रहते हैं, ऐसे ही उनका भी दिल धड़कता है, उनके अंदर भी जीवन होता है। तो ऐसे इन्होंने ये बताया हमें कि इन सब के बेसिस पर उन्होंने एक पीड़ा मापक यंत्र बनाया, तो जिससे पौधों के हृदय की धड़कन और दुख और कष्ट होने पर उनका रोना भी सुना जा सकता था। ठीक है, धड़कन भी उसकी मेजर हो सकती थी और रोना भी सुना जा सकता था उनका। इनके अनुसंधान कार्यों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रथम, तरंगों से संबंधित द्वितीय, जीवित और अजीवित वस्तुओं पर, तथा तृतीय, वनस्पति और जीवधारियों के आचरणों में समानता पर। तो इन्होंने अनुसंधान कार्य किए हैं वो 3 वर्गों में डिवाइड हो सकते हैं। पहले में तो यही कि तरंगों से संबंधित, तरंगों से यानी साउंड जो होती है ना, उसमें तरंगी होती है, उससे संबंधित है। दूसरा जो है वो क्या है, जीवित और अजीवित पर संबंधित है। और तीसरा जो है वो वनस्पति और जीवधारी, यानी कि पेड़ पौधों में और इंसानों या जानवरों में जो चीजें सेम है, इस पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट्स किया। जगदीश चंद्र बसु सदैव हमारे बीच अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए याद किए जाएंगे। वे प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों व आविष्कारों के द्वारा भारत माता का मस्तक ऊंचा उठाया। उनको हम हमेशा याद रखेंगे क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सी चीजें दी हैं। दूसरी बात ये कि वो सबसे पहले ऐसे इंडियन साइंटिस्ट है जिनकी वजह से हमारे देश का सर ऊंचा हुआ। ठीक है, यानी फख्र के काबिल। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका काम देख लेते हैं, क्या काम करना है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, शब्दार्थ करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक, फिर उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, सोचिए और बताइए में डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का जन्म कब और कहाँ हुआ था। मैंने आपको बताया था अभी, नवंबर में 1858 में हुआ था, बंगाल में। ये सिर्फ डिस्कशन के लिए है, कॉपी में नहीं लिखने आपको। उनका बचपन कहाँ बीता, उनका बचपन फरीदपुर में बीता। वे क्या बनना चाहते थे, वे प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे लंदन या इंग्लैंड गए। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ डिस्कशन के लिए थे। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस में देखिए, सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का जन्म कब हुआ था, 30 नवंबर 1858, 30 दिसंबर 1858, 30 अक्टूबर 1858। तो इसका पहला वाला उत्तर जो है वो सही है।
30 नवंबर 1858। डॉक्टर बसु ने रसायन और वनस्पति विज्ञान में बीएससी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो लंदन विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। डॉक्टर बसु ने अपने प्रयोगों द्वारा क्या सिद्ध किया? पेड़ पौधों में जीवन स्पंदन होता है। ठीक है, यही सिद्ध किया था उन्होंने, तो इस पर टिक लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन आंसर है ख, ये मैं भी बताती हूँ आपको, पहले बुक वॉक देख लीजिए। ग में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिल करने हैं, फिलअप से ये पेड़ पौधों में भी जीवन है, वे भी हमारी तरह सुख दुख अनुभव करते हैं। ठीक है, महसूस करते हैं। जगदीश चंद्र बसु की माता सहृदय और सरल स्वभाव की महिला थी। इंग्लैंड में जगदीश चंद्र बसु ने अपने विदेशी प्रोफेसरों को मुग्ध कर रखा था। मुग्ध मतलब वो उनसे बहुत इम्प्रेस थे। सूर्यमुखी का फूल सूर्य की दिशा के साथ साथ अपनी दिशा बदलता है। उसके बाद यहाँ देखिए शब्द विलोम, विलोम शब्द है, यहाँ शब्द लिखे हुए या विलोम शब्द लिखने हैं आपको इनके। ठीक है, देहाती का शहरी, विख्यात का कुख्यात, गर्मी का सर्दी, अंत का आदि, ऊंचा का नीचा, आशा का निराशा। फिर खा में देखिए, खा में आपको वाक्य बनाने हैं, ये तो आप खुद करेंगे। ठीक है, फिर ग प्रश्न देखिए, इसके अंदर आपको भावार्थक संख्या बनानी है, जैसे मनुष्य से मनुष्यता, सफल से सफलता, भारतीय से भारतीयता, स्वभाव। तो स्वभाव का जो भावार्थक संज्ञा होती है वो स्वभाव ही होता है। ठीक है, तो आप स्वभाव ही लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए रेखांकित शब्दों को सही करें। सही करें यानी इसमें मिस्टेक मतलब गलत लिखे हुए, अशुद्ध रूप से लिखे हुए, इनको शुद्ध करना है आपको। जैसे चुई मुई की पत्ती हाथ लगाते ही मुरझा जाती हैं, तो अब यहाँ पर है तो इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, पत्तियां आना चाहिए, तो पत्तियां यहाँ लिख दिया मैंने, है ना, ऐसे आप लिख दीजिएगा। अंडरलाइन भी करना है इसको, यहाँ पर लिख भी दीजिएगा। इंग्लैंड में इन्होंने वहां के वैज्ञानिक के साथ नए नए अनुसंधान किए। तो यहाँ इंग्लैंड में उन्होंने वहां के वैज्ञानिक के साथ नए नए अनुसंधान किए। पेड़ पौधे भी हमारे तरह सांस ले सकते हैं, हमारे नहीं, यहाँ पर हमारी आएगा। सूर्यमुखी का फूल सूर्य की दिशा के साथ अपनी दिशा बदलता है, तो यहाँ पर साथ साथ 2 बार आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बड़ा क्वेश्चन, इसके अंदर आपको सर्वनाम को अंडरलाइन करना है। ठीक है, सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम बोलते हैं। जैसे वहां उनके पिता ने उन्हें 5 वर्ष की आयु में देहाती पाठशाला में भेजा, तो उनके और उन्हें, उनसे उन्होंने सच्ची मनुष्यता का पाठ पढ़ा, तो उनसे उन्होंने। वह भी खुश थे और मैं भी खुश था, वह और मैं। मेरे कोट से रुपया किसने निकाला, तो मेरे और किसने। यह पतंग उनके यहाँ पहुंच जाएगी, तो यह और उनके। ठीक है, तो ये सब आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ तक का ग्रामर का वर्क हो गया। ग्रामर का वर्क यानी बुक वर्क कंप्लीट हो चुका है आपका। ध्यान से लिखिएगा बिल्कुल, जो मैंने लिखा है वैसे ही, ऐसा ना हो कि आप ये वाले यहाँ तो अंडरलाइन करते हैं फिर यहाँ पर भी गलत लिखते हैं, यहाँ सही करके लिखिएगा इसको। आप क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जरा हम। पहला प्रश्न है, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ पौधों के बारे में क्या सिद्ध किया? तो इसका उत्तर है डॉक्टर बसु ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया कि मनुष्य की तरह पेड़ पौधों में भी जीवन का स्पंदन है। ठीक है, यानी उनमें भी जीवन है, वो भी हमारी तरह जीवित हैं। अगला प्रश्न है, विदेश जाने में उनके सामने क्या कठिनाई थी? विदेश जाने में उनके सामने आर्थिक कठिनाई थी, यानी उनके पास पैसे नहीं थे और उनके पापा की भी सैलरी बहुत कम थी और वो कर्जे में डूबे हुए थे, है ना, तो ये उनके साथ प्रॉब्लम थी। थर्ड है, उनकी माता ने इस कठिनाई का हल किस प्रकार किया? उनकी माता ने अपने सोने के आभूषण तथा कुछ नकद रुपए देकर उनकी कठिनाई का हल किया। हालांकि जरूरत नहीं पड़ी थी उनकी, लेकिन फिर भी उन्होंने दे दिए थे। ठीक है, उनके अनुसंधान को कितने भागों में बांटा जा सकता है? उनके अनुसंधान कार्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, फिफ्थ देखिए, उन्होंने पौधों के संदर्भ में किस प्रकार के यंत्र तैयार किए? उन्होंने पौधों के संदर्भ में पीड़ा मापक यंत्र बनाया। ठीक है ना, जिससे वो पता लगा सकते थे कि पौधों के अंदर भी स्पंदन है, और दूसरा ये कि जब दुख या परेशानी होती है तो पौधे भी रोते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।